बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट स्टेप है। इसमें आप लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे और इसमें आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड आप यूज़ करेंगे। ये बात नोट करें कि जब वो वेरिएबल्स के दरमियान इंटीग्रेशन मौजूद हो, कोई इंटीग्रेशन, तो फिर सिंपली आप जो है ना उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं मॉडल की ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के ज़रिए से। लेकिन जब कोई इंटीग्रेशन मौजूद ना हो वेरिएबल्स के दरमियान, जैसा कि यहाँ पर हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया है, तो लिहाजा इस ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, इन तमाम वेरिएबल्स का आपने जो है ना वो फर्स्ट डिफरेंस वो मालूम करना है, उसको जनरेट करना है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार सिंपल है। आप जनरेट पर वो क्लिक करें और यहाँ पर आप इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप जो है ना वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, उसको लिखे DLN और यहाँ पर आप लिख ले कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इस इक्वेशन को जनरेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप हर जो वेरिएबल है उसको आप डिफरेंस फॉर्म में, फर्स्ट डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई इंटीग्रेशन मौजूद हो तो फिर इस स्टेप की ज़रूरत नहीं होती। तो DLN कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू D स्मॉल ब्रैकेट LN कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्लोज करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट डिफरेंस वो, फिर आप क्या करें, दूसरे का आप बना ले और तमाम वेरिएबल्स का आप, तो इसी तरह तमाम जो वेरिएबल्स है उनका आप लिख लें। ये जैसा कि GDP है आपका, इस तरह रिन्यूएबल एनर्जी का। तो आपके मॉडल में जितने भी डिपेंडेंट तो एक ही वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी हो, तो जब उनके दरमियान कोई इंटीग्रेशन ना हो तो आपने फर्स्ट डिफरेंस फॉर्म में उसको जनरेट करना होता है, जब जैसा कि इस सूरत में फर्स्ट डिफरेंस फॉर्म है। इसके बाद आपने इन तमाम को सेलेक्ट करना है, उनको ओपन करें और एज इक्वेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा वो GDP है और रिन्यूएबल एनर्जी, और यहाँ पर आप लीस्ट स्क्वायर मेथड वो अप्लाई करेंगे। तो ये आपका रिज़ल्ट है। अब इसको हम एनालाइज करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो इसमें हम ये 3-4 चीज़ें वो देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो कि LN रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन है, इसका कोएफिशिएंट है -1.62 अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 1% रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन में इजाफा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये है कि 1.62% जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसमें कमी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। फिर आप जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कोएफिशिएंट है, इसका अगर आप P वैल्यू को देख ले तो वो 0.00 है, यानी ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और रिन्यूएबल एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये सिग्निफिकेंट है। लिहाजा रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन का जो इम्पैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर, वो सिग्निफिकेंट है। दूसरी तरफ अगर आप GDP का अगर आप देख लें तो इसका कोएफिशिएंट है 0.2 पायो। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1% इंक्रीज़ होगा GDP में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में कितना इजाफा होगा, 0.25%। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर GDP में 1% इंक्रीज़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 0.25% इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसका जो कोएफिशिएंट है वो वाज़ह कर रहा है। इसके बाद अगर आप P वैल्यू को देख लें तो 0.16 ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज़्यादा है, यानी 0.05 से ज़्यादा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और एमिशन और GDP के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये इनसिग्निफिकेंट है। और हम कह सकते हैं कि जो GDP का जो इम्पैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर, ये इनसिग्निफिकेंट है।
फिर आप आते हैं आर स्क्वायर की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मॉडल फिट की बात कर रहे हैं 0.83। तो इसका मतलब ये है कि इस मॉडल में जो 83% चेंजेस आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर जो फैक्टर्स वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो इस मॉडल में मौजूद है। वो कितना इम्पैक्ट 83%। बाल्फाज़ दीगर सिंपल अगर मैं इसको वाज़ेह करूँ तो इसका मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी और जीडीपी का जो इम्पैक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर वो 83% है। 83% है। और बकाया जो 17% है, 17.5%, वो दीगर फैक्टर्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर वो असरअंदाज हो रहे हैं और वो इसी मॉडल में मौजूद नहीं है। वो एक्सोजेनस वेरिएबल है, वो इस मॉडल में मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं एफ स्टेटिस्टिक की जो पी वैल्यू है वो 0.00 है। यानी आप देख सकते हैं कि इसकी जो पी वैल्यू है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है, बल्कि ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल ये मॉडल वो सिग्निफिकेंट है और जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है। ओवरऑल मॉडल जो है ना वो सिग्निफिकेंट है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि that the result are significant is the p-value of if statistic is less than 5% level of significance, so we can infer, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं that there is a significant relationship among the dependent and independent variable, और ये सजेस्ट करता है कि the model as a whole is statistically significant। तो ये आप देख लें, जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।